हमारा जब आज का टॉपिक है वो इम्यूनोलॉजी का ही तीसरा टॉपिक है, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, प्रतिरक्षा के प्रकार। देखिए, प्रतिरक्षा के जो प्रकार हैं, तो प्रतिरक्षा के प्रकार जब हम पढ़ते हैं तो उसके प्रकार का जो आधार है वो है ऑन बेसिस ऑफ डेवलपमेंट इन होस्ट। किस पोषक में वो कैसे डेवलप हुई है, उससे डेवलप होने का क्या आधार है, उस बेसिस के ऊपर हम इसके प्रकार बताते हैं। दो मुख्य रूप से प्रकार हैं इसके। पहला इन्नेट इम्यूनिटी, स्वभावज प्रतिरक्षा, और दूसरा जो होता है वो होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो इन्नेट इम्यूनिटी है वो बाय बर्थ होती है। ऐसी इम्यूनिटी, ऐसी प्रतिरक्षा जो कि जीव जब पैदा होता है, मनुष्य जब पैदा होता है, तो पैदा होने के साथ ही वो इम्यूनिटी हम में रहती है। तो इस प्रकार की इम्यूनिटी कहलाती है इन्नेट इम्यूनिटी या स्वभावज या जन्मजात प्रतिरक्षा। अब जो जन्मजात प्रतिरक्षा है वो व्यक्ति के शरीर के जो विभिन्न संरचनाएं हैं, स्ट्रक्चर है, या उसकी जो विभिन्न कारिकीय स्ट्रक्चर्स हैं, फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स हैं, या फिर उसके जो सेल्स हैं या सिस्टम्स हैं, उनके कारण उसकी इम्यूनिटी होती है। तो इन्नेट इम्यूनिटी का जो पहला एक टाइप है, पहला जो उसका प्रकार है वो है एनाटॉमिकल बैरियर। जैसे कि स्किन है, त्वचा है, तो स्किन जो है वो हमारे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के रोगाणुओं का, पैथोजन को प्रवेश करने से रोकती है। नेसल हेयर्स है, नाक में जो बाल हैं, या म्यूकस है, नाक के अंदर जो म्यूकस है, या मुंह में जो सलाइवा है, या सीलिया है, जो हेयर्स हैं, वो हेयर जो है बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के पैथोजन्स को या एंटीजन को जाने से रोकती है। स्किन अपने आप में एक बैरियर है। स्किन अपने आप में एक बैरियर है जो कि नहीं जाने देता है किसी पैथोजन को होकर के बॉडी के अंदर घुसने नहीं देता है। म्यूकस जो है वो चाहे नाक में हो, चाहे लार में हो, मुंह में, उसमें स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंजाइम्स हैं, और वो एंजाइम्स हैं या फिर वाटर कंटेंट ज़्यादा है, या फिर उसकी जो प्रॉपर्टी है बैक्टीरिया को चिपकाने की, एडहेर करने की, वो सब जो है बैक्टीरिया को बॉडी के अंदर जाने से रोकती है। तो फर्स्ट जो हमारा एक लाइन ऑफ डिफेंस है, वो ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बनाती है, प्रथम सुरक्षा प्रणाली बनाता है, जो कि जीवाणुओं को अंदर जाने से, पैथोजन को अंदर जाने से रोकती है। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स हैं, जब अंदर जीव चला गया, तो अंदर जीव जाने के बाद भी, बैक्टीरिया चला गया, पैथोजन चला गया, तो अंदर जाने के बाद भी बॉडी का ये प्रयास रहता है कि वो अंदर इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट न होना पड़े, वो उसको ब्लड तक नहीं जाने दे। फॉर एग्जांपल जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, हमारी जो बॉडी के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो कि एक इंटेस्टाइनल फ्लोरा है, वो इंटेस्टाइनल फ्लोरा भी जो है वो भी इनको रोकता है, बैक्टीरिया को, जो पैथोजेंस हैं उन पैथोजन को अंदर जाने से रोकने का काम करता है। पर जो बॉडी का टेम्परेचर है, ह्यूमन बॉडी का जैसे कि एक स्पेसिफिक टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर के अंदर भी कई पैथोजन या बैक्टीरिया हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो वो टेम्परेचर भी एक तरह से पैथोजन को अंदर एंट्री लेने से रोकता है। पीएच स्पेसिफिक पीएच है हमारे ब्लड का, स्पेसिफिक पीएच है डिफरेंट जो सिस्टम के अंदर जो फ्लूइड होते हैं उन फ्लूइड का। तो वो सारा पीएच, हर बैक्टीरिया के सर्वाइवल के लिए, जीवित रहने के लिए उनका एक पीएच उनका एक ऑप्टिमम होता है, जिसके ऊपर उनका सर्वाइवल पॉसिबल होता है। तो अगर वो पीएच उनके अकॉर्डिंग नहीं है तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और मर जाते हैं। इसी तरह ऑयल एंड स्वेट, सेरुमेन जो होता है हमारे कान के अंदर होता है, जो तेली पदार्थ है, कान के माध्यम से अगर कोई जीवाणु घुसना चाहेंगे तो वो जो सेरुमेन है वो उनको, बैक्टीरिया को बाइंड कर लेता है, रोक लेता है, और डस्ट और ये सारे बैक्टीरिया, पैथोजन सारे एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जिसको हम कान में कचरे के रूप में अक्सर हम लोग बाहर निकाल दिया करते हैं, तो वो भी बैक्टीरिया को अंदर जाने से रोकता है। इसके अलावा ऑयल और स्वेट, जो बॉडी से जो ऑयल निकलता है, जो हमारे स्किन के ऊपर जो हेयर्स हैं, उन हेयर से जो ऑयल ग्लैंड्स जो एसोसिएटेड हैं, उनसे जो ऑयल निकलता है, वो ऑयल क्या करता है, पैथोजन को एडहेर कर लेता है, चिपका लेता है, अंदर जाने से रोकता है। स्वेट जो है, स्वेट अपने आप में, क्योंकि उसमें साल्ट होता है, साल्ट होने के कारण बैक्टीरिया, उस स्वेट के संपर्क में आने पर बैक्टीरिया जो है वो ऑस्मोसिस के कारण उनकी डेथ हो जाती है, वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। लाइसोजाइम ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि मैंने अभी बताया था पहले भी, पिछले लेसन के अंदर भी, जो टीयर के अंदर होते हैं, आंसू के अंदर होते हैं, हमारे जो लार है उस लार के अंदर होते हैं। ये ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि
जब बैक्टीरिया इनके संपर्क में आते हैं तो वो बैक्टीरिया की सेल वॉल को डिसॉल्व कर देते हैं या बैक्टीरिया में दूसरे से फिजियोलॉजिकल चेंजेस पैदा करते हैं जिनके कारण बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाता। बाइल, पित्त जिसको हम जानते हैं, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, लीवर में पित्त प्रोड्यूस होता है, और जो गाल ब्लैडर है उसमें स्टोर रहता है, और टाइम टाइम पर जब भी फूड का डाइजेशन करना होता है तो बाइल सीक्रेट होता है। तो बाइल जो होता है उसके अंदर भी डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं, वो भी बैक्टीरिया को सर्वाइव नहीं करने देते हैं। तो बाइल भी एक फिजियोलॉजिकल एक इंपॉर्टेंट एक एलिमेंट है, बैरियर है, जो कि बैक्टीरिया को सर्वाइव नहीं करने देता, पैथोजन को या एंटीजन को किल करने का काम करता है। फर्दर इंटरफेरोन्स हैं, इंटरफेरोन्स वो स्पेसिफिक प्रोटीन्स होते हैं जो कि वायरस को मार देते हैं। बॉडी के अंदर से स्पेसिफिक सिक्रेट होते हैं प्रोटीन्स, और वो प्रोटीन जो है वो सीधा सीधा पैथोजन को इनएक्टिवेट करने का या वायरसेस को सीधा सीधा इनएक्टिवेट करने का काम करते हैं। तो ये जो पहला तो एनाटॉमिकल बैरियर था, शरीर की संरचना है, दूसरा जो फिजियोलॉजिकल बैरियर था, ये फिजियोलॉजिकल बैरियर जो है ये भी बॉडी के अंदर, अगर बॉडी का पहला लाइन ऑफ डिफेंस जो है हमारा एनाटॉमिकल बैरियर्स को उसने क्रॉस कर लिया, तो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस को जो है वो क्रॉस नहीं कर सकता। दूसरी सुरक्षा प्रणाली जो है उसको क्रॉस करना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है पैथोजन के लिए। फर्दर कुछ फेगोसाइटिक बैरियर्स भी हैं, माना कि ब्लड के अंदर वो पहुंच भी गया, तो ब्लड के अंदर पहुंचने के बाद जो WBCs हैं या मैक्रोफेजेस हैं या लिम्फोसाइट्स हैं, वो क्या करती हैं, उनको फेगोसाइटोसिस के द्वारा उनको डिस्ट्रॉय कर देती है। तो ये भी एक बड़ा एक बैरियर होता है। इन्फ्लेमेशन, जो मास सेल्स हैं, इससे हिस्टामिन वगैरह सीक्रेट होता है टिश्यू से, कनेक्टिव टिश्यू से, उनके कारण एक इन्फ्लेमेशन कोज होता है, जहाँ बॉडी को पर्टिकुलर जहाँ इन्फेक्शन होता है वहाँ का टेम्परेचर राइज हो जाता है, और इसके कारण जो ब्लड सप्लाई वगैरह वो वहाँ बढ़ जाती है, रेडिश हो जाता है। तो इन्फ्लेमेशन जो है ये भी इस चीज़ का इंडिकेशन है कि वहाँ पर्टिकुलर जो है वो इन्फेक्शन है, तो वहाँ जो दूसरे सेल्स है वो वहाँ पहुँच करके और उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करती है। बॉडी के अंदर जो ब्लड है, उस ब्लड के अंदर एक कॉम्प्लीमेंट सिस्टम मिलता है जो कि ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स है, और ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के अंदर डिफरेंट टाइप के प्रोटीन होते हैं, C1 से लेकर C9 तक। और ये C1 से लेकर C9 तक प्रोटीन वैसे तो अलग अलग रहते हैं, लेकिन जो ही इनको पर्टिकुलर कोई टारगेट जब सेल मिल जाती है, टारगेट सेल हम मिलने के बाद ये एक के बाद एक इनमें रिएक्शंस होती हैं, और रिएक्शन के बाद एक के बाद एक जुड़ करके और अल्टीमेटली बैक्टीरिया या एंटीजन या कोई भी है ऐसा पैथोजन, तो उसकी जो सेल वॉल है उसके अंदर छेद कर देते हैं, अल्टीमेटली उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें ये इंसान जो है वो अपने साथ लेके पैदा होता है, इसके लिए उनको बाहर से उनको एक्वायर नहीं करना पड़ता है, ये उनकी बॉडी के अंदर ही मौजूद है। इसलिए इस प्रकार की इम्यूनिटी कहलाती है इन्नेट इम्यूनिटी या स्वभावत प्रतिरक्षा, जो कि बाय बर्थ हमको हमारे साथ मिलती है। दूसरी जो इम्यूनिटी है वो दूसरी इम्यूनिटी है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी व्यक्ति अपने जीवन काल में अर्जित करता है। व्यक्ति अपने जीवन काल में बाय बर्थ लेकर नहीं आता, और जीवन काल में जितने भी उसको एक्सपीरियंसेस होते हैं विभिन्न डिजीज से, उनके दौरान जो है ये व्यक्ति इनको अर्जित करता है। और क्योंकि ये जीवन काल में अर्जित की जाती हैं, इसलिए इनको एक्वायर्ड इम्यूनिटी कह करके हम बताते हैं, हम इनको कहकर बताते हैं कि ये अर्जित की गई है। तो जो ड्यूरिंग लाइफ टाइम पूरे जीवन में वो जो अर्जित की जाती है वो इम्यूनिटी कहलाती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो इम्यूनिटी दो प्रकार की होती है, दो तरह की होती है, और इसके दो प्रकार हैं। एक तो एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी और दूसरा पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी और दूसरा पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये जो एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ये बॉडी खुद एक्टिव रह करके एक्वायर करती है, इसलिए इसको एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं, सक्रिय अर्जित प्रतिरक्षा इसे कह करके बताते हैं। अब बॉडी कैसे एक्टिव रहकर अर्जित करती है, जैसे व्यक्ति को कोई विशेष कोई पर्टिकुलर रोग हो गया, डिजीज हो गई, तो डिजीज होने के बाद पैथोजन उसके अंदर एंटर कर गया, मतलब जीवाणु उसके अंदर प्रवेश कर गया, रोगाणु प्रवेश कर गया, और रोगाणु प्रवेश करके अल्टीमेटली सारे बैरियर क्रॉस करके अंदर प्रतिरक्षा तंत्र तक पहुंच गया। अब रोग तो हो गया, तो प्रतिरक्षा तंत्र अब क्या करता है, उस रोग से लड़ता है और अल्टीमेटली उस व्यक्ति को उस रोग से निजात दिलाता है। तो उस रोग से लड़ने के दौरान जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो उस व्यक्ति को उस रोग के प्रति एक इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है। देखिए बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका, चेचक का एग्जांपल हम लोग लेते हैं, हम सभी जानते हैं, हमारे घर पे भी हम सुनते रहते हैं, जिसके अंदर हमारे घर पे हमारे माता पिता हमें कहते हैं कि चेचक एक बार हो जाती है तो फिर वापस नहीं होती है। तो ये वापस नहीं होने का यही रीज़न है, व्यक्ति को चेचक हुआ, चेचक होने के दौरान उसका जो पैथोजन है वो बॉडी के अंदर गया, बॉडी ने उसको लड़ करके उसको समाप्त किया, उसको खत्म किया, और अल्टीमेटली
उसको उसमें एक पर्टिकुलर उसके प्रति एक प्रतिरक्षा डेवलप हो गई, जिसने उसको वापिस भविष्य में उस रोग को होने से रोका। अब जो दूसरे प्रकार की इम्यूनिटी होती है वो पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है। तो पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है, उस पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मतलब ये है कि व्यक्ति को बाहर से इम्यूनिटी प्रोवाइड कराई गई है किसी पर्टिकुलर रोग के प्रति। व्यक्ति का शरीर सपोर्ट नहीं कर रहा है, व्यक्ति का शरीर लड़ नहीं पा रहा उस बीमारी से, तो बाहर से जो व्यक्ति को किसी प्रकार की इम्यूनिटी प्रोवाइड कराई जाती है, वो इम्यूनिटी जो है उसको पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी कह करके बताते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमारे टिटनस का टीका जो लगता है, जैसे तो जब चोट लग गई, घाव लग गई, तो घाव लगने के बाद हम बाहर से एक इम्यूनिटी प्रोवाइड कराते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, जिसमें जो कि जाकर के व्यक्ति को उस पर्टिकुलर अगर टेटनस का अगर बैक्टीरिया अंदर इन्फेक्ट कर गया है, अंदर चला गया है, तो उसके प्रति वो उसको सुरक्षा प्रोवाइड कराएगा, इम्यूनिटी प्रोवाइड कराएगा। इसका एक और एग्जाम्पल है कुत्ता काटने पर रेबीज। अगर माना कि उस कुत्ते को ऐसा वैक्सीनेशन कुत्ते का हो नहीं रखा है और उसने अगर किसी व्यक्ति को काट लिया है या कुत्ता पागल हो गया उसने व्यक्ति को काट लिया है, तो रेबीज होने के व्यक्ति को पूरे चांस रहेंगे। तो उस कंडीशन में कुत्ते के काटने के बाद उसको एक एंटी रेबीज वैक्सीनेशन किया जाता है, टीका लगाया जाता है, और वो इस चीज़ को सुनिश्चित करता है कि जो रेबीज जो है वो व्यक्ति के अंदर किसी प्रकार का कोई रोग पैदा न कर पाए। तो इस तरह की अगर इम्यूनिटी है जिसमें बाहर से इम्यूनिटी प्रोवाइड कराई जा रही है इंजेक्शन के माध्यम से, कुछ दवाई दे करके, तो उसको हम कहते हैं पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और अगर व्यक्ति खुद अपने जीवन काल में उस रोग से लड़ करके, उस व्यक्ति को रोग होता है, रोग से लड़ करके और इम्यूनिटी अगर व्यक्ति अर्जित करता है, उसको एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्टिव टाइप ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी कह करके हम बताते हैं। कोरोना के लिए भी अभी हाल ही के अंदर यही कहा जा रहा है कि कोरोना से अगर 70% से अधिक अगर आबादी अगर इन्फेक्ट हो जाएगी तो एक हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी, जिसके अंदर व्यक्ति, हर एक के अंदर व्यक्ति जो है वो ऑटोमेटिकली व्यक्ति के अंदर एक इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। या फिर ऐसा कहा जा रहा है कि जिसको एक बार कोरोना हो गया उसको वापस नहीं होगा, क्योंकि उसके कारण उस व्यक्ति के अंदर एक इम्यूनिटी डेवलप हो गई। हालांकि ये चीज़ भी सही नहीं है, क्योंकि अभी कुछ केसेस जैसे आए हैं जिनमें एक बार कोरोना इन्फेक्शन होने के बाद व्यक्ति ठीक हो गया, और ठीक होने के बाद वापस उसको 10 दिन बाद, 15 दिन बाद वापस इन्फेक्शन हो गया। तो अभी इस संदर्भ में काफ़ी शोध बाकी है। संदर्भ केवल क्योंकि एक्टिव इम्यूनिटी का था इसलिए मैंने ये एग्जांपल दिया। तो एक्टिव इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो जिसके अंदर व्यक्ति को बीमार हो, बीमार होने के बाद उससे उसको रोग से प्रतिरक्षा प्राप्त हो जाए। पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी जिसमें व्यक्ति को कोई रोग हो जाए, रोग के प्रति ठीक करने के लिए उसको जो बाहर से जो इम्यूनिटी प्रोवाइड कराई जाती है, प्रतिरक्षा दी जाती है इंजेक्शन के माध्यम से, दवाई के माध्यम से, उसको पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी हम कर करके बताते हैं। तो ये जो टाइप्स हैं, ये दो टाइप्स हैं इम्यूनिटी के, कि किस तरह से वो डेवलप होती है, किस तरह से उसका डेवलपमेंट होता है।